मैं 40 साल तक एक 4/4 की तंगो तारीख कोठड़ी में अपने शबो रोज गुजारता रहा। मुझ पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े गए, मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर मैंने हार न मानी। मेरी जबान काट दी गई कि मैं दुश्मन मुल्क के जेल में रहकर भी अपने वतन अजीज के हक में नारे मारा करता था। मेरी कोठड़ी की एक दीवार आज भी मेरे खून से लिखे एक नारे से चमक रही है। वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप बहैसियत पाकिस्तानी मुझे जानते हैं? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम सिपाही मकबूल हुसैन है। ये कहानी निस्फ सदी पुरानी है। मकबूल हुसैन बतौर सिपाही पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता थे। इनका आर्मी नंबर था 33 51 39। मकबूल हुसैन वॉलीबॉल के बेहतरीन प्लेयर थे और कहा जाता है कि इनकी स्मैश इस कदर जोरदार होती कि अगर ज़मीन पर मारी जाती तो पानी निकाल देती। मकबूल हुसैन अपने निवाही इलाके आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की कश्मीर रेजिमेंट से वाबस्ता थे। मकबूल हुसैन की एक छोटी सी फैमिली थी। इनके वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया। इनको और इनके बड़े भाई माखन खान को वालदा और चचा ने पाला। मकबूल हुसैन की एक मंगेतर भी थी जिनका नाम था नसरीन। अगस्त 1965 में पाक भारत सरहदों पर कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई और बिल आखिर 6 सितंबर 1965 को दोनों ममालिक में बाकायदा जंग का आगाज हो गया। मकबूल हुसैन उन दिनों छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे और इनकी शादी की बात चल रही थी। जंग की खबर मिली तो मकबूल हुसैन ने बगैर किसी देर के अपना सामान बांधा और अपनी रेजिमेंट में रिपोर्ट कर दी। कश्मीर रेजिमेंट को ऑपरेशन जिब्राल्टर सौंपा गया। इस रेजिमेंट का मिशन था कि मकबूजा कश्मीर के इलाकों में आगे बढ़कर दुश्मन पर वार करे और मेन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट वायरलेस करती रहे। अपनी रेजिमेंट की पेशकदमी की रिपोर्ट और दीगर तफसीलात बताने का जिम्मा मकबूल हुसैन के सर आया। अब मकबूल हुसैन को न सिर्फ जंग लड़नी थी बल्कि इसका अहवाल भी पीछे हेडक्वार्टर में बताना था। दुश्मन के साथ कई झड़पें कश्मीर रेजिमेंट ने जीती। एक झड़प के दौरान मकबूल हुसैन दुश्मन की गोली का शिकार होकर जख्मी हो गए। इनके साथियों ने इन्हें उठाकर वापस पोस्ट पर लाने की कोशिश की तो मकबूल हुसैन ने इनका बोझ बनने से साफ इनकार कर दिया। दुश्मन की तेज फायरिंग जारी थी। मकबूल हुसैन को अपने साथियों की जान की फिक्र भी थी। चुनाचे जब फायरिंग से बचने के लिए इनके साथी आगे पीछे हुए तो मकबूल हुसैन ने अपने आप को एक खाई में धकेल दिया। दोस्तों, क्या सिपाही मकबूल हुसैन का ये फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताएं। मकबूल हुसैन के साथियों ने इनकी तलाश शुरू की मगर खाई में पड़े मकबूल हुसैन सबकी नजरों से ओझल रहे। इतने में दुश्मन के टैंक का एक गोला मकबूल हुसैन के करीब गिरा और वो मजीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। जब मकबूल हुसैन की आंख खुली तो वो दुश्मन की कैद में थे। जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान भारत में जंगी कैदियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। भारत ने जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की और मकबूल हुसैन का नाम अपने पास मौजूद पाकिस्तानी जंगी कैदियों में ना डाला। पाकिस्तान आर्मी ने मकबूल हुसैन को शहीद नामजद कर दिया। ये बात जब मकबूल हुसैन के घर पहुंची तो इनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा दिल नहीं मानता कि वो शहीद हो चुका है। एक गम था, एक कर्ब था कि इनका एक अपना इनसे बिछड़ गया, लेकिन ये फख्र भी था कि अपने वतन अजीज के लिए इनका बेटा, भाई, मंगेतर या दोस्त शहीद हुआ है। मकबूल हुसैन की वालदा ने मरने से पहले ये वसीयत की कि इन्हें गांव के कब्रिस्तान के इस हिस्से में दफनाया जाए जो कि मरकजी शाहराह से मुल्हिका है, ताकि जब भी कभी उनका बेटा मकबूल हुसैन वापस आए तो सबसे पहले इसकी माँ इसे देखे। दोस्तों, आपके ख्याल में वो क्या जज्बा था कि मकबूल हुसैन की वालदा को हमेशा इस बात का यकीन रहा कि इनका बेटा जिंदा है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जंगी कैदी के तौर पर मकबूल हुसैन को एक नहायत छोटी तंगो तारीख कोठड़ी में बंद कर दिया गया। रोज इन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता। भारतीय फौज ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह मकबूल हुसैन अपनी जबान खोल दें। भारतीय फौज ये चाहती थी कि मकबूल हुसैन आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के तैनात दस्तों और मुख्तलिफ इलाकों में बनी पोस्टों की तफसील इनको बता दें, मगर
آفرین ہے اس پاکستان کے بہادر سپوت پر جو چٹان کی طرح دشمن کے آگے ڈٹا رہا۔ بھارتی فوج مقبول حسین کو مارتے پیٹتے اور کہتے بول پاکستان مرد آباد، مگر مقبول حسین کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا، پاکستان زندہ آباد۔ یہ نعرہ وہ اس زور سے لگاتے کہ جیل کے باقی حصوں میں بھی ان کی آواز سنائی دیتی۔ اس بات نے بھارتی فوجیوں کو مزید پاگل کر دیا۔ اسی پاگل پن اور پاکستان سے دشمنی میں بھارتی فوجیوں نے مقبول حسین کی زبان کاٹ دی۔ ان کا خیال تھا کہ اب مقبول حسین کے نعروں سے ان کی جیل نہیں گونجے گی۔ مقبول حسین نے آواز کے جانے کا بھی غم نہ کیا۔ وہ اپنی کوٹھڑی کی ایک دیوار پر اپنے خون سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھنے میں لگ گئے۔ 40 سال تک یہ ان کا معمول رہا۔ بالآخر 2005 میں بھارت نے مقبول حسین کو رہا کر دیا۔ مقبول حسین واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان داخل ہوئے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہیں۔ ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ مقبول حسین آزاد کشمیر پہنچے اور سیدھا کشمیر ریجمنٹ کے انچارج کے سامنے پیش ہوئے۔ مقبول حسین نے ایک کاغذ پہ لکھا، سپاہی مقبول حسین، آرمی نمبر 335139، ڈیوٹی پر حاضر ہے جناب۔ اب انچارج کبھی اس کاغذ کو دیکھتا اور کبھی مقبول حسین کے کمزور اور لاغر جسم کو۔ مسلسل تشدد نے مقبول حسین کے جسم پر کوئی رونق نہ باقی رہنے دی۔ انچارج نے فوری طور پر تحقیقات کروائیں اور یہ بات واضح ہو گئی کہ مقبول حسین شہید نہ ہوئے تھے بلکہ غازی تھے، وہ زندہ تھے، جیسا کہ ان کی والدہ نے کہا تھا۔ 2005 میں پاکستان آرمی نے مقبول حسین کو ستارہ جرأت سے نوازا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بذات خود ایک بڑی اور پروکار تقریب میں مقبول حسین کو ستارہ جرأت سے نوازا۔ تمام لوگ اس وقت مقبول حسین کے لیے تعظیماً اپنی نشستوں پر کھڑے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقبول حسین جیسے لوگ اس ملک کا اصل سرمایہ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کھیلتے ہیں تاکہ میں، آپ، ہمارے بچے چین اور اطمینان کی نیند سو سکے۔ مقبول حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج سی ایم ایچ اٹک میں قوم کے اس ہیرو نے اپنی آخری سانس لی اور اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب کوچ کر گئے۔ پاک فوج نے اعلان کیا ہے کہ سپاہی مقبول حسین کو پورے ملٹری اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں سپاہی مقبول حسین جیسے ہیرے لوگ پیدا کرتا رہے۔ اللہ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے جو ہماری آزادی اور حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ شکریہ۔